A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important topic of chapter cell cycle and cell division, and the topic is cell cycle. So start करते हैं cell cycle से. Here is a cell cycle. सेल साइकिल इज कंप्लीटेड इन टू मेन फेज. जो मेन फेज होगा ये दो फेज में सेल साइकिल होगी. और सेल साइकिल जो सेल होंगे ये दो फेज में कैसे जाते हैं. सबसे पहले द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेज. फर्स्ट इज इंटरफेज. इंटरफेज और एम फेज. एम फेज और इंटरफेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे हियर इज सेल अंडरगोज इन सेल साइकिल. और सेल साइकिल क्या है, जहाँ पे सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपरेशन करती है और उन्हें डिवाइड, ये डिसीजन लेना होता है कि आइदर उन्हें डिवाइड करना है या नहीं. ये इस प्रोसेस में एक्चुअली सेल डिवीज़न की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है. अगर कहीं वुंड का फॉर्मेशन होता है और वुंड की वजह से वहाँ की जो लोकल सेल्स हैं दे बिकम डाई, और उन्हें रिप्लेस करने के लिए जितनी भी एबनॉर्मल सेल है और डाइड सेल हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए जो उनके आसपास की जितने भी नियर अबाउट सेल्स होंगी वो डिवीज़न में जाएंगी. और डिवीज़न फेज में जाने के लिए उन्हें इस सेल साइकिल से जाना पड़ता है. दैट मीन्स उन्हें प्रिपेयर होना पड़ता है फॉर डिवीज़न. उन्हें डिवीज़न के लिए प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले इंटरफेज और एम फेज आते हैं. दैट इज एम फेज में माइटोटिक फेज हियर इज, जहाँ पे सेल डिवाइड होती है और टू सेल्स में कन्वर्ट, टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी. ना इन इंटरफेज यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा फॉर द डिवीज़न प्रोसेस. अब डिवीज़न के लिए और साथ में इंटरफेज में ही इन्हें ये डिसीजन लेना होता है वेदर उन्हें डिवाइड करना है या नहीं. ना हियर इज इंटरफेज एम फेज एम फेज. देन हियर इज इंटरफेज. Now interface is divided into three region. थ्री रीजन में इंटरफेस को डिवाइड किया जाएगा. ये थ्री रीजन है G1 फेज, G0 फेज और G0 फेज, देन S फेज and G2 phase is a quite small phase. G2 phase. Now interphase में ये सभी phase क्या क्या है. सबसे पहले cell cycle is divided into two phase, interphase और M phase. Here is interphase और here is M phase. इंटरफेज और एम फेज. नाउ इन इंटरफेज और एम फेज में क्या है, इंटरफेज डिवाइडेड इनटू अगेन थ्री पार्ट और थ्री फेजेस. G1 दैट इज गैप वन फेज, एस फेज सिंथेटिक ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फेज और सिंथेसिस फेज. Synthesis, not synthetic, synthesis phase. And here is as for synthesis phase, and here is G2 phase, that is gap 2 phase, or also known as these both gap first and gap 2 are also known by the growth phase. Here is also growth phase. तो अब यहाँ पे सिंथेसिस फेज में क्या हो रहा है, दैट इज डीएनए की सिंथेसिस. ना इन दिस केस व्हाट इज G0 फेज. यहाँ पे G0 एक अलग से फेज है जिसमें सेल अगर डिवाइड नहीं करना है जिस सेल को, उन्हें वो क्या
किस में चले जाते हैं, क्विसेंट स्टेज में और जी नॉट फेज में चले जाते हैं। इन दिस स्टेज यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी सेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, जहाँ एक बार उनका अगर फॉर्मेशन हो गया तो अगर वहाँ पे डैमेज भी होता है ब्रेन में और कुछ सेल डाई भी कर जाती हैं तो फिर क्या होगा कि उनका फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, डिवाइड करने वो नहीं जाएंगे। तो ऐसी सेल्स जो उनका एक बार फॉर्मेशन हो चुका है वो अब डिवाइड करने नहीं, अब उन्हें डिवाइड नहीं करना है, अब सिर्फ उन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो सभी सेल्स जी नॉट फेज में चली जाती हैं। एंड द एग्जांपल इज नर्व सेल्स। नर्व सेल्स, नर्व सेल्स। नाउ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स जितनी भी होती हैं ये भी डिवीज़न में नहीं जाती हैं, यहाँ पे भी इनका डिवीज़न नहीं होगा। और फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल ये नर्व सेल्स एंड स्केल न्यूरॉन्स जितनी भी हैं इनका ये एक्चुअली में क्या होता है, और ये क्या है कि एक बार डैमेज होने के बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं, इनका डिवीज़न नहीं होता है नर्व सेल्स का। और स्केलेटल मसल्स आर आल्सो दिस परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दे आल्सो अंडरगोज इन क्विसेंट स्टेज, और क्विसेंट स्टेज में ये फर्दर अगर डैमेज हो जाएंगे तो इनका भी डेवलपमेंट नहीं होगा ना। इन अब G1 फेज एंड S फेज और G2 फेज में ऐसी सेल्स जाएंगी जिनका फर्दर डेवलपमेंट और जो हमेशा डिवाइड करती रहती है। फॉर एग्जांपल जितनी भी हमारी स्किन है, ये स्किन हमारी क्या होती है, माउंटिंग होती रहती है, हमेशा निकलती रहती है, और माउंटिंग होने से और निकलने से क्या होगा कि पर्टिकुलर उस यहाँ की जो जितनी भी स्किन सेल्स हैं वो वहाँ पे हमेशा वो सेल्स सेल साइकिल में जाते हैं, सेल डिवीजन में जाते हैं, तो इन्हीं सब फेज से उन्हें जाना पड़ेगा। न्यूरॉन्स में, नर्व सेल्स में ये जब फॉर्म होते हैं तब ये डेवलपमेंट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल जिस सेल से इनका फॉर्मेशन होगा तब वो सेल डेवलप करके न्यूरॉन्स बनाती हैं। एक बार न्यूरॉन का फॉर्मेशन हो गया तो वो क्या हो गए कि जी नॉट में चले जाते हैं, फिर वो एस फेज में नहीं जाएंगे, बिकॉज क्योंकि एस फेज क्यों हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो रहा है इन एस फेज, और एस फेज में डुप्लीकेशन हो रहा है, इस वजह से ये क्या वही सेल्स यहाँ पे जाएंगी जिन्हें फर्दर डिवाइड करना है, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करेंगे, जिन्हें फर्दर बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। बट जो अदर सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल जी नॉट में जितने सेल्स जा रही हैं वहाँ पे सिंथेसिस फेज नहीं होगा क्योंकि उन्हें डिवीजन में नहीं जाना है। तो इस वजह से जो नर्व सेल्स हैं ये एक बार डैमेज होने के बाद दोबारा इनका फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि ये डिवीजन में नहीं जाती, जो अदर सेल्स है ये डिवीजन में जाएंगी और यहाँ पे उनका फॉर्मेशन होगा। ना नेक्स्ट इज अब इंटरफेज में G1 फेज, G2 फेज और S फेज में एक्चुअली में हो का क्या रहा है, और जितनी भी फॉर एग्जांपल जो कंटिन्यूअस डिवीजन करती हैं ऐसी कौन सी सेल्स हैं, तो जो कंटिन्यूअस डिवाइड करती हैं दीज आर स्किन सेल्स। जितनी भी स्किन सेल्स है ये कंटिन्यूअस डिवाइड करती हैं, और जितनी भी जो बकल ओरल कैविटी की सेल्स हैं, बकल कैविटी सेल्स, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, नॉट यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, तो बकल कैविटी की सेल्स ये भी हमेशा डिवाइड करती है, तो ये सभी सेल्स हमेशा यहाँ पे सेल साइकिल रेगुलेट होगा। तो इस वजह से यहाँ पे इंटरफेस में ये डिफरेंट स्टेजेस आएंगे G1, S एंड G2 फेज। आफ्टर दिस M फेज आएगा। M फेज में कितनी अब इन्हें कितने सेल कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है, तो हियर इज आल्सो M फेज इज डिवाइडेड इन 4 फेजेस, दैट इज कौन कौन सी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाphase, anaphase and telophase, and after these cytokinesis, साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस होगा ना। अब सेल साइकिल में देख लेते हैं द इंटरफेज स्टेज में, और इंटरफेज स्टेज में क्या है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। हियर इज यहाँ से डायग्राम से डिस्कस करते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। Here is prophase, then metaphase, anaphase
टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। लास्ट में हियर इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ना G0 phase, here is G1 phase or growth phase first, growth first, then synthesis phase, synthesis phase and growth और गैप टू ना। ये सभी डिफरेंट फेजेस होंगी ना। स्टार्ट करते हैं ये सभी फेजेस इंटरफेस के, ये 3 फेजेस। तो ग्रोथ फेज से फर्स्ट गैप वो है G1 फेज। G1 फेज, ये G1 फेज में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये ग्रोथ फेज है जहां सेल ग्रोथ करती है और अपने सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि आफ्टर डिवीजन के बाद सेल जब डिवाइड करेगी डॉटर सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। डॉटर सेल्स में सिर्फ न्यूक्लियाई और जेनेटिक मटेरियल का डिफरेंशिएशन हुआ है। अभी वो पर्टिकुलर वहाँ पे सेल ऑर्गेनेल और एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं होते, जो नहीं हुआ है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी बाय दिस सेल, सबसे पहले ये सेल क्या फंक्शन है करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये डिफरेंट सेल डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके लिवर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो लिवर सेल्स में नॉर्मली क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, दे परफॉर्म और दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस और स्टोरेज का फंक्शन करेंगे। देन इसके बाद बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको रिड्यूस करने का, उनको डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन इसके बाद बहुत सारे एंजाइम सिंथेसिस हो रहे हैं, देन बायोपिगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये डिफरेंट जो फंक्शन है ये परफॉर्म करे जाएंगे थ्रू द लिवर सेल्स। सिमिलरली अगर पेनक्रियाज की सेल्स हैं तो दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। फॉर एग्जांपल अगर बीटा सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन के लिए या प्रोटीन के लिए जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, राइबोसोम्स होने चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियस और डीएनए तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं आफ्टर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। लेकिन अदर सेल ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जांपल जितने भी गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे विच आर रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन और प्रोटीन प्रो हार्मोन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है इंसुलिन विद इन द बीटा सेल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन फॉर्म में सिंथेसाइज होगा। देन वो जाएंगे गोल्जी बॉडी में शॉर्टिंग के लिए एंड राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो। और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, देन ट्रांसलेशन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, देन एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स सेल्स के अंदर होते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैसे सेल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज की सेल है, बीटा सेल है, तो दे अंडरगोज इन ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, formation of cell organelles, then proteins, enzymes, देन इसके बाद जो भी फंक्शन है कर रहे हैं जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उस पर्टिकुलर ये अपना फंक्शन प्रॉपर वे में कर सके, तो इसलिए ग्रोथ फेज में जाएंगे। अब इन जी0 फेज, अब जी0 फेज क्या है यहाँ पे, जी0 फेज दैट इज क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज क्या है, एक्चुअली में क्विसेंट फेज एक ऐसी फेज है जिसमें सेल को डिसीजन लेना है कि डिसीजन लेते हैं, या जो वो स्टेज है जहाँ पे सेल अब डिवाइड नहीं करेगी, बस ये अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे।
arrest phase in respect to cell division के रिस्पेक्ट में सिर्फ, but they perform their function. Their function example is nerve cell है और skeletal cell, muscle. Skeletal is synthesis phase. What is synthesis phase? In synthesis phase there is duplication of DNA takes place. In synthesis phase यहाँ पे क्या किया जाएगा, डीएनए की का डुप्लीकेशन होगा. डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल में का डुप्लीकेशन प्रोसेस होगा और बाय द डुप्लीकेशन प्रोसेस डीएनए स्ट्रक्चर और जेनेटिक मटेरियल takes place in the synthesis phase. सिंथेसिस फेज में डीएनए क्या हो रहा है, डबल किया जा रहा है और डीएनए रिप्लिकेशन होगा. यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन जो सिंथेसिस हो रही है वो कैसे हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन. डीएनए रिप्लिकेशन के थ्रू डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा, नॉर्मली यहाँ पे जो जितने भी सेल क्या है, यहाँ पे भी 2n है जेनेटिक मटेरियल डिप्लॉयड कंडीशन में, हियर इज आल्सो डिप्लॉयड कंडीशन में होगा, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो कितने हो जाएंगे, 4n जेनेटिक मटेरियल और डीएनए मटेरियल. बट क्रोमोसोम अभी भी, क्रोमोसोम क्या है, 2n क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग नहीं हुई है. क्रोमोसोम अभी भी 2n है, डिप्लॉयड कंडीशन में है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है, कंटेंट है, जो जेनेटिक कंटेंट है वो डीएनए मॉलिक्यूल इन एस फेज में जाने से, डुप्लीकेशन होने की वजह से 2n से 4n और न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे 2n से 4n का फॉर्मेशन हो गया है. दैट इज जस्ट डबलिंग हो गई है जेनेटिक मटेरियल की. बट क्रोमोसोम वहीं पर है बस, क्योंकि जो क्रोमोसोम कैसे कैलकुलेट हम करते हैं, एक सेंट्रोमियर से अगर दोनों, अगर यहाँ पे अगर एक सेंट्रोमियर है तो हियर इज 1 क्रोमोसोम, अगर यहीं पे स्प्लिटिंग हो गई और भले ही क्रोमेटिड नंबर ऑफ क्रोमेटिड 2 है यहाँ पे, तो इसे हम 2 क्रोमोसोम कैलकुलेट करेंगे. क्रोमोसोम्स 2 क्रोमोसोम हम इसे लेंगे. तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 है, क्योंकि सेंट्रोमियर 1 है, और इन दिस केस देयर आर 2 सेंट्रोमियर बट क्रोमेटिड अगेन 4 इन नंबर, हियर इज क्रोमेटिड 4 इन नंबर. क्रोमेटिड तो सेम है लेकिन क्रोमोसोम डिफरेंट हो गए हैं. सिमिलरली इन दिस केस क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सेम है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डबलिंग हो जा रही है. दैट मीन जेनेटिक मटेरियल डबल हो जा रहे हैं. यहाँ पे अभी भी 2 क्रोमोसोम है लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया है, डबल हो गया है. तो सिमिलरली यही हो रहा है इस सिंथेसिस फेज में. डीएनए की सिंथेसिस की जा रही है और डीएनए की सिंथेसिस में डीएनए मॉलिक्यूल का डुप्लीकेशन हो रहा है, बट क्रोमोसोम सेम है बिकॉज सेंट्रोमियर कितने हैं, अभी भी सेम ही नंबर में है. 46 हैं क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम है ना. अब सेकेंड फेज इज ग्रोथ फेज 2. ग्रोथ और गैप 2. इन गैप फेज में क्या किया जाएगा, एक गैप फेज में अब सिंथेसिस के बाद, क्योंकि डिवीजन में जाना है, सेल डिवीजन, और ये एम फेज है, एम फेज में जाना है सेल को, तो इसके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, प्रोटीन है, उनकी सिंथेसिस होगी और सेंट्रोसोम का सिंथेसिस होगा. इस केस में
ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, ग्रोथ फेज के बाद क्योंकि एम फेज आएगा, इन एम फेज सेल अंडरगोज इन सेल डिवीजन, और फॉर दिस सेल डिवीजन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन प्रोटीन एंड एंजाइम, और ये एंजाइम एंड प्रोटीन रिक्वायर होंगे फॉर द कंडक्टिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस, सेल डिवीजन प्रोसेस करने के लिए। तो दीज प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन और एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन और एंजाइम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। डिवीजन फॉर्म इन G2 फेज, उसका फॉर्मेशन G2 फेज में हो जाएगा, जितनी रिस्पॉन्सिबल है जो प्रोटीन और एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इन एम फेज में। एम फेज में जितनी प्रोटीन और एंजाइम बनने चाहिए उनका फॉर्मेशन G2 फेज में होने लग जाएगा। अब ये पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस में सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज में क्या हो रहा है, प्रोटीन और एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है इन G2 फेज, और प्रोटीन एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द conduct, or mainly they are responsible for the dividing the one cell into two cell, or formation of daughter cell occur in the एम फेज। और एम फेज में फॉर्मेशन होगा जहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन, फॉर एग्जांपल कोहिसिन, सेप्रेज एंजाइम, और ये डिफरेंट कोहिसिन आर रिस्पॉन्सिबल, ये अटैच होंगी, ये स्पेंडल फाइबर को अटैच करेंगे विद द सेंट्रोमियर और कोइसिन प्रोटीन से। तो एंड नाउ सेपरेज से, ये सेपरेज एंजाइम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर स्प्लिट करेंगे सेंट्रोमियर को स्प्लिट करेंगे, जहाँ पे दो क्रोमोजोम में अब वो फॉर्म हो जाएंगे। एक क्रोमोजोम, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, अब बारी है क्रोमोजोम को सेपरेट करने का, तो वहाँ से सेपरेज एंजाइम निकलेंगे। फिर बहुत सारे एंजाइम और साइक्लिन, सीडीकेज, ये सभी डिपेंड, ये सेल साइकिल रेगुलेट करते हैं, तो ये सभी इनका फॉर्मेशन भी टाइम पे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सभी भी फॉर्म होंगे इन ग्रोथ फेज और G1 फेज। तो यहाँ पे डिफरेंट साइक्लिन और सीडीकेज यूज होंगे, एस फेज में डिफरेंट साइक्लिन सीडीकेज, नाउ इन ग्रोथ G2 फेज में डिफरेंट साइक्लिन एंड सीडीकेज, और एम फेज में डिफरेंट साइक्लिन। तो डिफरेंट साइक्लिन और सीडीकेज ये डिफरेंट सेल में, जैसे ही ये स्टार्ट होगा यहाँ पे कुछ और प्रिपेयर होने लग जाए, फॉर एग्जांपल ADE के सिंथेसाइज होते हैं, या तो ये सभी कैसे फॉर्म होंगे, ये डिफरेंट स्टेज में, जैसे ही स्टेज शुरू होगी एट द लास्ट ऑफ सिंथेसिस फेज, G2 फेज के लिए जितने भी प्रोटीन चाहिए, एंजाइम चाहिए, वो सिंथेसाइज होंगे। देन एट द लास्ट ऑफ ग्रोथ फेज, जो एम फेज के लिए सिंथेसाइज होने चाहिए प्रोटीन और एंजाइम, वो सिंथेसाइज हो जाएंगे इन लास्ट फेज ऑफ ग्रोथ फेज। सो स्टार्ट करते हैं अब एम फेज में। एम फेज में प्रोफेज, हियर इज माइटोटिक और माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज में फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। ड्यूरिंग प्रोफेज स्टेज, अब प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलोप है, ये क्या होगा, ये यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलोप डिसअपियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी इन प्रोफेज स्टेज। जब स्टार्ट होने लग जाएंगे तब यहाँ पे अनदर 2 प्रोसेस यहाँ पे होगी, जो मेन प्रोसेस है दैट इज जो डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappearance of nuclear membrane. Second is condensation of genetic material chromosome. क्रोमोसोम, क्योंकि अब हमें जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करना है, तो जेनेटिक मटेरियल तभी डिवाइड हो पाएगी जब उसे कंडेंस करके एक जगह एक्यूमुलेट किया जाएगा, और एक जगह उसे एक्यूमुलेशन के थ्रू, कंडेंसेशन के थ्रू एक जगह इकट्ठा करके उसे अब 2 में डिवाइड करा जाएगा। तो इसके लिए कंडेंसेशन प्रोसेस होता है इन प्रोफेज स्टेज। तो 2 मेन चीज़ें रिस्पॉन्स इसमें प्रोफेज में होना था, वो है डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ centriole towards the opposite pole, of centriole towards the opposite pole.
मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाएंगे जो सेंट्रियोल है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो अदर सेल ऑर्गेनेल है जो यहाँ पे फॉर्म किए थे ग्रोथ फेज फर्स्ट में, अब वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देंगे, जो क्योंकि ऑलरेडी जितने भी प्रोटीन्स और एंजाइम रिस्पॉन्स का फॉर्मेशन होना था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और शॉर्टिंग होनी थी गोल्जी बॉडी में, तो वो सभी फंक्शन परफॉर्म हो गए हैं। तो नाउ दीज आर डिसअपियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, endoplasmic reticulum and Golgi body etc. disappeared हो जाएंगे ये सभी। तो डेवलप हियर इज सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन ना न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्ड हो जा रहे हैं यहाँ पे। न्यूक्लियर एनवेलप देन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ना जो क्रोमेटिन फाइबर है ये कंडेंस होने लग जाएंगे इस तरीके से, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, सो क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड इज मेटाफेज। Now what is the characteristic of metaphase? Here is that is in this metaphase stage there is complete disintegration of nuclear envelope. Complete disintegration of nuclear envelope. न्यूक्लियर एनवेलप, तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर एनवेलप का। सेकेंड थिंग इज क्या है कि टोटल कंप्लीट माइग्रेशन ऑफ कंप्लीट मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल, तो कंप्लीटली मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ, कंप्लीटली मूव कर जाते हैं। थर्ड इज जो क्रोमोसोम है दे अलाइन ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। क्रोमोसोम एट मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेन पे। अलाइनमेंट होगा क्रोमोसोम्स का ऑन इक्वेटोरियल प्लेन और मेटाफेज प्लेट पे, ये सभी चीजें। और फोर्थ थिंग इज दैट कि देयर इज ए अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर attach on kinetochore chromosome.
क्रोमोसोम क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे अटैच हो जाते हैं ना। स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं, क्या है स्ट्रक्चर। जो सेंट्रियोल है ये टोटली मूव कर गए हैं और अपोजिट पोल की तरफ, और यहाँ पे इस सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा और स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। अब स्पिंडल फाइबर अटैच विद द डिस्क लाइक काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर से ये अटैच हो जाएंगे स्पिंडल। हियर इज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम अलाइन हो गए हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे और ये अटैच हो गए हैं विद द विद द स्पिंडल फाइबर, जो इनके काइनेटोकोर हैं ये अटैच हो गए हैं। और यहाँ इस क्रोमोसोम 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 सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर और हियर इज काइनेटोकोर। सो जो स्पिंडल फाइबर हैं ये सभी अटैच हो जाएंगे ऑन काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर कहाँ प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। देन यहाँ से एनफ इन एनफ फेज स्टेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, पूरा स्प्लिटिंग प्रोसेस होगा। और देन द क्रोमोसोम हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, बोथ जो क्रोमोसोम है बिकम हाफ, और यहाँ पे हाफ इक्वली डिवाइड होंगे। देन डिवाइडेड क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, इन्हें अपोजिट पोल की तरफ थ्रू द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर के हेल्प से अपोजिट पोल की तरफ पुल कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा, और यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल है हाफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो हमारे जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल 4C4N हो गए थे, मतलब जो कंटेंट था वो 4N हो चुका था, बट द क्रोमोसोम नंबर आर सिमिलर, 46 के 46 ही रहेंगे क्रोमोसोम। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम एनाफेज डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ